In exercise 3.18, we have some statements and we have to answer these statements. So let's solve one by one. So in the statement 1, what we have got, a steady current flow in a metallic conductor of non-uniform cross section. यानी हमारे पास एक कंडक्टर है लेकिन उसका जो एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर और जिसका एरिया क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, एक्स एंड वाई। तो अगर हम x से y की तरफ चलते हैं तो आप पाएंगे कि लगातार जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब आप x से y की तरफ चलते हैं तो यू फाइंड दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीजिंग। आप इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या लेना है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। चाहे आप इंक्रीजिंग करें चाहे आप डिक्रीजिंग करें, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए। Which of the following quantities is constant along the conductor? हमें कुछ quantities given है और हमसे पूछा गया है कि नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए, ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, उसके लिए इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। तो लेट्स सॉल्व वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नंबर 1 करंट। तो प्यारे बच्चों, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हम देखेंगे कि जो करंट है वो ना तो कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ चार्ज पे। तो हम लिखेंगे सिंस करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन का मतलब बेटा लेंथ और एरिया, डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, हेंस I remain constant for non uniform conductor। ओके, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, चलो वही लिख देते हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर। तो बेटा जो I है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड वन। इसने हमसे पूछा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को कैपिटल J से और कुछ किताबों में स्मॉल j से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो करंट डेंसिटी होती है प्यारे बच्चों, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसका फॉर्मूला होता है I ओवर A। करंट डेंसिटी J क्या होता है, I ओवर A। इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो प्यारे बच्चों, अगर एरिया चेंज होगा तो करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हेंस, तो एरिया क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो J भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। सिंस एरिया इज नॉन यूनिफॉर्म, एरिया इज नॉन यूनिफॉर्म, हेंस करंट डेंसिटी ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। तो करंट डेंसिटी भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी नॉट कांस्टेंट। तो क्या ये बात आपको समझ आ गई, करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो J भी क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, यानी नॉट कांस्टेंट। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3, थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। Electric field is equal to current resistivity into current density. This is the relation between electric field and current density.
तो यहाँ करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आई ओवर ए। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्टिविटी आई ओवर ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इनवर्सली टू द एरिया। तो यानी एरिया अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, सिंस एरिया इज नॉन यूनिफॉर्म imply that electric field is also non uniform यानी not constant। तो प्यारे बच्चों, अगर कंडक्टर का एरिया चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली। नाउ लास्ट इज करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, नंबर 4 है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी हैव, आपके पास प्यारे बच्चे एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVD, याद आ गया। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, I ओवर NEA। देख लीजिए, ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला NEAVD, तो VD क्या हो जाएगा, I ओवर NEA। बेटा ये देखिए, यहां से आपको क्या मिल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के क्या है, इनवर्सली। तो वही, सिंस एरिया इज नॉन यूनिफॉर्म इंप्लाई दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो नॉन यूनिफॉर्म यानी नॉट कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, हमें 4 क्वांटिटी गिवन थी, करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमसे पूछा गया था, अगर आपका कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म है यानी उसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, तो इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। तो करंट कांस्टेंट होगा, यानी करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। एरिया के चेंज होने से बाकी तीनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। In the B part of the statement, we have is Ohm's law universally applicable for all conducting element? If not, give example of element which do not obey Ohm's law. So my dear students, Ohm's law is applicable for some conducting element, but there are some conducting element which do not obey Ohm's law correctly. They obey but not correctly. Okay, तो there are सबसे पहले इसने हमसे पूछा है कि is Ohm's law universally applicable। तो पहले तो इसके बारे में जवाब देंगे, is Ohm's law universally applicable। तो आप लिखेंगे no, Ohm's law is not universally applicable for all conducting element। ओके, कंडीशन पर डिपेंड करता है। There are some element which do not obey Ohm's law in certain condition। जो Ohm's law को क्या नहीं करते, obey नहीं करते in certain condition। ओके, एग्जाम्पल, हमसे एग्जाम्पल पूछ ले गए हैं ऐसे एलिमेंट के, जैसे सेमीकंडक्टर, दूसरा डायोड। ये डायोड क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये आगे चल के एक यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हम पढ़ेंगे। वैक्यूम ट्यूब। ओके बेटा, तो जब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ओमिक एंड नॉन ओमिक एलिमेंट, तो वहां हमने इन चीज का क्या किया था, जिक्र किया था।
जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं ओमिक एलिमेंट, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन ओमिक एलिमेंट। तो जरूरी नहीं है ओम्स लॉ हर बार एप्लीकेबल हो। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल एट सर्टेन कंडीशन। मैंने आपको बताया था मेटल आर द ओमिक एलिमेंट, बट इवन एट हाई टेम्परेचर वे भी ओम्स लॉ को ओबे करना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं। पर ये लोग तो बिल्कुल ही ओबे नहीं करते हैं। ओके, तो in the C statement what we have, a very low voltage supply from which one need high current have very low internal resistance। हमसे पूछा गया है कि अगर आपको हाई करंट चाहिए तो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ऐसा क्यों? तो लेट्स एक्सप्लेन दिस, इस बात का जवाब देते हैं। व्हाट वी हैव, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसी भी बैटरी के करंट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट फॉर अ बैटरी? तो प्यारे बच्चों हमारे पास होता है I इज इक्वल टू EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द करंट फॉर अ बैटरी। अब हमने आपको बताया था अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए जीरो, तो तब जो करंट है वो क्या हो जाता है, हमारा मैक्सिमम करंट हो जाता है। ये बात हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों I मैक्सिमम इज इक्वल टू E ओवर R की जगह क्या रख देते हैं, जीरो। तो देखिए जब R क्या हो जाएगा जीरो तो I क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू E अपॉन R। और चूंकि EMF क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी since EMF is constant, प्यारे बच्चों किसी भी बैटरी का जो EMF होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी वो वेरिएबल नहीं होता। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है ड्यू टू द टेम्परेचर या अदर और चीजों की वजह से करंट चेंज हो सकता है, लेकिन EMF कांस्टेंट रहता है। तो यानी जो मैक्सिमम करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो देखिए अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इफ यू नीड करंट हाई इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी लो। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो हेंस फॉर हाई करंट इंटरनल रेजिस्टेंस must be low। तो ये हमसे पूछा गया था, हमने उस चीज का क्या जवाब दे दिया है। In the D part what we have, a high tension supply say 6 kilowatt must have very large internal resistance। तो क्या ये हमसे कहना चाहता है, देखिए प्यारे बच्चों आपने कभी देखा होगा ऐसे बड़े बड़े पोल होते हैं बेटा, ये आपने कई बार देखा होगा खेतों में या रास्ते में, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस तरह के बड़े बड़े टावर होते हैं, वेरी बिग टावर ट्रायंगुलर शेप में, मतलब बड़े बड़े टावर होते हैं बीच में ऐसे पिरामिड टाइप के बड़े बड़े, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा होगा वायर होते हैं और इनके बीच में काफी गैप होता है, नियर अबाउट 100 मीटर 200 मीटर 300 में काफी गैप होता है। और यहां से ऐसे पावर की क्या लाइन जाती है, ये ऐसे, ये ठीक है ना, जरूर आपने देखे होंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो ये जो वायर होती हैं ये क्या होती हैं, हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन वायर यानी इनके अंदर बहुत ही हाई वोल्टेज का क्या होता है, करंट होता है। तो ये जो वायर होती हैं ये यूज क्यों होती है, जिससे बड़े बड़े पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को सिटीज में या जो गांव होते हैं दूर तक करंट को क्या किया जा सके, सप्लाई किया जा सके, ठीक है ना। जैसे आप क्या करते हैं, पाइप लेते हैं, पाइप का एक नोजल टैप में लगा देते हैं और दूसरे नोजल से जहां तक जितना लंबा पाइप होगा वहां तक आप पानी देते हैं। तो ऐसे ही जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर प्लांट में, वहां से इलेक्ट्रिसिटी को सिटीज और विलेज तक, टाउन तक कैसे पहुंचाया जाता है,
बाय द हेल्प ऑफ दीज हाई टेंशन वायर। तो हाई टेंशन वायर समझ में आ गया और देखा भी होगा, एकदम आपके दिमाग पर क्लिक हो गया होगा कि हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हमसे पूछा गया है कि इन वायर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। वो हमसे पूछा है क्यों। इन वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो क्या होगा, ठीक है, हाई होना चाहिए। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, हमने अभी एक फॉर्मूला देखा, देखिए बिल्कुल अभी इससे ऊपर ही जो करंट होता है वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करंट जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम। तो यहां देखिए अगर हम इन वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं, कम ले लेते हैं, ठीक है, तो करंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि लीकेज होना शुरू हो जाएगा। पहुंचने से पहले ही रास्ते में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो वायर हैं ऐसे मटेरियल के बने हुए हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी हाई होता है, इस वजह से करंट का जो लीकेज है वो कम हो जाता है। लीकेज यानी वो करंट एटमॉस्फेयर में या इधर उधर फ्लो नहीं होता, वो केवल क्या, सीधा ही चलता है। क्लियर हो गई बात। तो लिख लीजिए, ड्यू टू द हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू द हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, the leakage of current get low। यानी करंट के लीक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। That's why we use such kind of material for the high tension wire having high internal resistance। तो किस लिए, लीकेज ऑफ करंट को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट।